शुरू का 1 मिनट स्किप मत करना। मैं पिछले 30 घंटे से इस कमरे से बाहर नहीं गया हूं और 30 घंटे लगा के मैंने ये 1 घंटे की वीडियो तैयार की है। मकसद एक ही है ना। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि पूरी डिटेल में ऐसे बना देता वैसे बना देता, 7 घंटे की 5 घंटे की, तो वो बहुत सारी वीडियो शायद बहुत बड़े बड़े धुरंधर टीचरों की वो ऑलरेडी होंगी यूट्यूब पर। मेरा मकसद एक ही है। टाइम मैंने भी बहुत खराब किया है अपना, और टाइम आपने भी अपना बहुत खराब किया है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिससे ये पूछ लिया जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, कहां पर होती है, उसे एकदम उसका भी नहीं पता, तो मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं कि 25 लाख बच्चे अगर 22 लाख 23 लाख बच्चे अगर पेपर देते हैं, तो उसमें से जो 20 लाख बच्चे जिनके 400 नंबर भी नहीं आने वाले, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं। मेरा मकसद यही है। और इस 1 घंटे में कितनी टाइप की चीजें आप सीखने वाले हो और कितना रिवीजन आपका होने वाला है, ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूं। बहुत सारी चीजें इस 1 घंटे में आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जीओसी का सुपर फास्ट रिवीजन 1 घंटे में। लेट्स गो। सुनो 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 मेहरबानो कदरदानो, मेरी बात पर गौर कीजिए। देखो, जीओसी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जिसकी जानकारी चाहिए उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, उसकी हम यहां पर जानकारी लेंगे, वो भी एक बिल्कुल ही असाधारण से एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि उसको एक कार्बन एटम यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के थ्रू कोई एटम है जिसका नाम है ए, ये सब अटैच है। ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये भी उस 5वीं क्लास के बच्चे को पता होगा कि भाई एक सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने, और बॉन्ड बन गया। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। ठीक, ऐसे ही ये बना है। और ये वाला सिंगल बॉन्ड भी ठीक वैसे ही बना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन ने पेश किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ए ने पेश किया, और दोनों ने आपस में बॉन्ड यहां पर बना लिया। अब देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि इस कार्बन और इस ए के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसको आप तोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो आप में से कुछ भाई अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, वो बोलेंगे कि बॉन्ड को तोड़ने को तो हम भाई क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड फिजन वर्ड यूज करते हैं। बॉन्ड मतलब बॉन्ड, फिजन मतलब है ना, फिजन हो गया, टूट गया, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई हम इस कार्बन और इस ए के बीच का ये जो बॉन्ड है, इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, है ना। अब मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, आप अंग्रेजी में उत्तर दिए जा रहे हो कि हम 2 तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, एक तो होमोलिटिक तरीके से, एक हेटेरोलिटिक तरीके से। तो भाई मैंने आपसे पूछा कि भाई अंग्रेजी का थोड़ा हिंदी अनुवाद करके बताओ कि कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपने बोला कि होमो मतलब सेम, लिटिक, लिटिक वर्ड कहां से आया, लिसिस, लिसिस मतलब टूटना, तो होमो मतलब सेम, लिसिस मतलब टूटना, मतलब सेम तरीके से टूटना, मतलब जो बर्ताव कार्बन के साथ होगा बिल्कुल सेम बर्ताव ए के साथ भी किया जाएगा। हेट्रोलिटिक, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, लिटिक, लिसिस मतलब टूटना, तो डिफरेंट तरीके से टूटना, मतलब कार्बन के साथ अलग बर्ताव किया जाएगा और ए एटम के साथ अलग बर्ताव किया जाएगा। यह है होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। ठीक है। अब आप बोलोगे यार थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ढंग से बता दे, थोड़ा सा ढंग से बता दे, थोड़ा मजा नहीं आया, तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लेते हैं। पहले हम क्या है, होमोलिटिक फ्यूजन को देखेंगे, फिर हेट्रोलिटिक को देखेंगे, और अपने ऑटोमेटिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट सारे बनके तैयार हो जाएंगे। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, है ना। इस मॉलिक्यूल में मैंने आपको क्या बोला था कि कार्बन और ए एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दीजिए, है ना। कुछ ऐसी कंडीशन अपने को विजुअली दिखाई देगी कि इनके बीच का बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं। अब इनके बीच का बॉन्ड हमने अगर होमोलिटिक तरीके से तोड़ा, होमोलिटिक मतलब दोनों के साथ सेम बर्ताव किया जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे दिया जाएगा और ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब तो रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा रिजल्ट अपने को मिलेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर दिखाई दे रहा है एक रेडिकल की फॉर्म में, है ना। फ्री पड़ा है तो इसको फ्री रेडिकल हम बोल देते हैं, और ए एटम के ऊपर उसका इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन अगर हुई तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, फ्री रेडिकल। तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने पास आ चुका है जो फ्री रेडिकल है। किसका फ्री रेडिकल है, इसको हमने अपने काम का ये है तो इसको कार्बन का हम फ्री रेडिकल यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने पास आ गया जिसको हमने फ्री रेडिकल बोला। अब यहां पर आपको बोल दिया जाए कि यही अपने मॉलिक्यूल है, वही अपना मॉलिक्यूल है कि इसको हेट्रोलिटिक तरीके से तोड़ो। तो हेट्रोलिटिक तरीके से अगर तोड़ेंगे तो दो ऑप्शन अपने पास बन जाएंगे कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा के कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा, कुछ इस तरीके से टूटा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन उड़ाकर ले गया, ये ए एटम उड़ा कर ले गया। ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी अपने पास यहां पर बनी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम उड़ा कर ले जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन एटम उड़ा के ले जाए। तो इसके रिजल्ट से होगा क्या, देखो होगा क्या। पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए एटम ले गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने किस तरीके से दिखाया है, देखो एक तो इलेक्ट्रॉन ए का अपना खुद का था, एक ये कार्बन का ले आया, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है उसको डिनोट करने के लिए हमने यहां नेगेटिव चार्ज दिखाया है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, कार्बोकटायन बोल देते हैं। कार्बो यानी कार्बन का, कटायन यानी कटायन बन गया है। अब कई बच्चे कटायन और अनायन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं, लॉजिक। देखो कटायन में टी आ रहा है तो टी एक प्लस का साइन जैसा दिखाई दे रहा है, तो कार्बोकटायन हमेशा प्लस साइन वाला होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अपने पास ये दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट आ चुका है, और यहां पर अगर हम देखें तो ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि कार्बन के ऊपर अगर कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, है ना, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले आया है, और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक इसके ऑपोजिट आ जाएगा, और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम क्या बोल देंगे, इसको हम कार्ब अनायन बोल देंगे। कार्ब यानी कार्बन का है, अनायन यानी अनायन है। तो अपने पास यहां पर तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन चुके हैं। कौन से, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकटायन, एक कार्बो अनायन। ये अपने पास तीन फ्री रेडिकल बनके तैयार हैं। ये होमोलिटिक फ्यूजन से बने हैं, ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन से बने हैं। ये बातें हम सीख चुके हैं। अब देखिए यहां पर मजे की बात क्या है, हम इनका नाम बार बार ही बोल रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कोई भी चीज है वो इंटरमीडिएट क्यों होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अगर वो स्टेबल होती तो वो प्रोडक्ट ही बन जाती, वो इंटरमीडिएट क्यों बनती है ना, वो प्रोडक्ट ही बन जाती। तो ये इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है, देखो फ्री रेडिकल की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये अनस्टेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और चार्ज जहां पर भी आ जाए ना, देखो केमिस्ट्री में चार्ज जहां पर भी आ जाए, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो चार्ज का मतलब होता है दुख, चार्ज का मतलब होता है दुख। इस कार्बन के पास ये प्लस चार्ज है तो ये इसका दुख है ना, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसका दुख है। तो इसका दुख कैसे कम होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया है। तो अगर कोई आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे, तो ये सुखी हो जाएगा। इसके पास ये नेगेटिव चार्ज का दुख है, तो अगर कोई आके इसके ये इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ तो ये सुखी हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन करते हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते हुए हमेशा फ्री रेडिकल को भी कार्बोकटायन की तरह ट्रीट किया करो। क्यों, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फ्री रेडिकल को भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये भी सुखी हो जाएगा। तो ये तीनों ही दुखी हैं, इनको सुखी होना है। तो सुखी होने से ही स्टेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैले हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हमने बड़े प्यार से समझ लिया कि क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब जो अपनी पूरी जीओसी है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अपनी पूरी जीओसी है उसमें हमें सिर्फ ये पढ़ना होता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब कैसे नाम पड़ा, जाहिर सी बात है हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, तो भाई इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना इधर उधर होता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसमें कौन से इफेक्ट आते हैं, एक
अपने पास आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एक आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, एक आएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस के साथ ही हम मीजोमरिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं। मेनली जो क्वेश्चन बनेंगे जो यूज में आएगा अपना मीजोमरिक ही आएगा, बट वो रेजोनेंस के बिना अपना हो नहीं पाएगा, ठीक है। और लास्ट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इन सब में, इन चारों में, रेजोनेंस को तो हम मीजोमरिक में ही मान के चल रहे हैं ना, उन दोनों को इकट्ठा मान के चल रहे हैं, तो इन चारों में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और बाकी के तीनों क्या है, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो पैटर्न समझ लो, हम क्या करेंगे, हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हम रेजोनेंस मीजोमरिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में कुछ पढ़ने का ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और फिर हम इनके कॉमन क्वेश्चन देख लेंगे कि डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डिसाइड करोगे, किस बेस पे स्टेबिलिटी उनकी डिसाइड करोगे, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। अपना पहला कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्या होता है, अब देखो, अब हम यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट समझने जा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन बना लेते हैं कि ये भाई कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहां पर देखो ये चारों कार्बन है, तो जाहिर सी बात है चारों कार्बन की अभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होगी। और यहां पर हम अब क्या करते हैं, अब फ्लोरीन लगा देते हैं। अब देखो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है यहां पर कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को, कि इन बॉन्ड्स में जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसे का ऐसे रहेगा, बस क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इसने इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या है, खींचने की कोशिश की। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच गए तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि है ना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुक गए हैं। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया तो जाहिर सी बात है इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। देखो हमने डेल्टा वर्ड क्यों यूज किया है, अगर ये बॉन्ड पूरा टूट जाता और फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आता, इसके ऊपर नेट पॉजिटिव। डेल्टा क्यों आया है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटा है, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है ना, इसीलिए ये चार्ज आया। अब यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आने से हुआ क्या, जो ये कार्बन बिल्कुल ठीक इनके जैसा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, अब हुआ क्या है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है इनके कंपैरिजन में। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है तो ये अब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अब डेल्टा मान लीजिए डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब डेल्टा डबल पॉजिटिव आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये इससे डिफरेंट हो गया। अब इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसके ऊपर मान लेते हैं डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कुछ इस तरीके से एक चेन बनती चली गई, है ना। जाहिर सी बात है डेल्टा पॉजिटिव क्या है, इससे बड़ा होगा, और डेल्टा डबल पॉजिटिव इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना। यहां तक तो उसका इफेक्ट आ रहा है ना। अब ये चेन कितनी लंबी चलेगी, तो ये लगभग 3 कार्बन तक की, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक, यहां तक इसको अप्लाई करना है, उसके बाद ये इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये काम कहां आता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रुप किस टाइप के होते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं आई, कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले भी 2 टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, 2 टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, एक तो माइनस आई ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप। अब इनमें क्या फर्क होता है, देखो यहां पर फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये एक माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस चेन से अपनी तरफ खींचेंगे, और प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, जैसा कि फ्लोरीन ने यहां किया है, ये माइनस आई ग्रुप है, तो अगर यहां पर प्लस आई ग्रुप होता तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बजाय वापस उस चेन की तरफ प्रोवाइड करता, ठीक है। तो माइनस आई वाले अपनी तरफ खींचेंगे और प्लस आई वाले उसको डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, है ना। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसका यूज कहां हो सकता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। देखो मान लीजिए ये एक कार्बोकटायन है,
ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया एक माइनस आई ग्रुप, और यहां मैंने लगा दिया एक प्लस आई ग्रुप। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो माइनस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहले ही कमी थी और अपनी तरफ इसने और ज्यादा खींच लिया, तो इसमें स्टेबिलिटी कम कर दी, डिक्रीज हो गई। प्लस आई क्या करेगा, ठीक इसके ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये खुश हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इन दोनों में ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट का यूज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक नई दिक्कत खड़ी हो सकती है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, आप देखोगे कि भाई प्लस आई है कि माइनस आई है। तो फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, और NO2 भी क्या है, माइनस आई ग्रुप है। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, है ना, ये दिक्कत आ गई, है ना। तो पहली दिक्कत क्या आ गई कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा माइनस आई ग्रुप है, कौन सा प्लस आई ग्रुप है। यहां पर मैं कुछ भी लिख देता, आपको कैसे पता चलेगा वो माइनस आई है या प्लस आई है। दूसरी दिक्कत आ गई कि एक क्वेश्चन में दोनों ही माइनस आई के आ जाए, तो उनके ऑर्डर को कैसे डिसाइड करें कि फ्लोरीन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है या NO2 का ज्यादा है। तो यह दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक पे काम करेंगे, और उस ट्रिक से आपका सारा ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अब हम माइनस आई और प्लस आई के ऑर्डर को याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक यहां पे सीखने वाले हैं। देखो मैं पहले ही आपको बता दूं, ये ऐसी ट्रिक है, अगर एक बार आपने ध्यान से इसको सुन लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिंदगी में ये ऑर्डर आपको कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस आई ग्रुप देख लेते हैं और उनका ऑर्डर देख लेते हैं। माइनस आई के ग्रुप अपने को पता चल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि प्लस आई के कौन से बच जाएंगे, ठीक है। फिर उसकी हम ट्रिक देख लेंगे, ठीक है। देखो एक कहानी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी कहानी है। दो लड़के थे, एक का नाम था सलमान, एक का नाम था फरहान, ठीक है। एक सलमान था, एक फरहान था, और दोनों ही बहुत ही गुड लुकिंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदे थे, और नीट की तैयारी करते थे, तो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इनका कौन से कॉलेज में एडमिशन हो गया भाई, एम्स में इनका एडमिशन हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़े दिन बाद देखो जो सलमान और फरहान थे ना, उनका एम्स कॉलेज में ऐसा हो गया कि मतलब इनसे स्मार्ट, इनसे हैंडसम, इनसे इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है ना। सबसे कॉन्फिडेंट ये है कि मतलब कोई सुंदर कन्या अगर आएगी तो अगर ये उससे बात ना कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की इस कॉलेज में एंट्री हुई, जिसका नाम था करीना। करीना की स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। तो करीना बहुत ही खूबसूरत थी, है ना। तो उसकी कॉलेज में एंट्री हुई, तो ये करीना इतनी खूबसूरत थी, तो जो सलमान और फरहान जो वहां के स्टार थे एक तरीके से, वो भी इससे बात करने से घबराने लगे, ठीक है। वो भी इससे बात नहीं कर पाए। तो पूरे कॉलेज में एक तरीके से, है ना, वो पूरा चर्चा फैल गई, पूरा, है ना, एक चैलेंज हो गया कि ऐसा कौन होगा जो सबसे पहले करीना से बात करेगा। कि ना तो सलमान इससे बात कर पाया, ट्रिक क्या है, ना तो सलमान इससे बात कर पाया, ना फरहान इससे बात कर पाया, तो कौन है जो बाकियों से पहले, औरों से पहले करीना को सबसे पहले हेलो बोलेगा, ठीक है। तो यही अपनी माइनस आई की ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। तो यही अगर ट्रिक को हम लिख के अगर देखें तो कैसे बन जाएगी कि ना तो फरहान बोल पाया, ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत की स्पेलिंग देख लो, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, औरों का समझ रहे हो, OROH, औरों से पहले, ठीक है। एक बार फिर से इस ट्रिक को देखते हैं कि ना फरहान बोल पाया, ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, औरों से पहले। ये अपनी ट्रिक यहां पे बन गई। आप देख पा रहे हो, मैंने ना फरहान को मैंने एक साथ में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे देखो
N को यहाँ पे नाइट्रोजन को हम कॉमन ले लेंगे, एक बार इसको F से मैच करा देंगे, एक बार इसको किससे R से मैच करा देंगे और एक बार इसको H से मैच करा देंगे। अब ये अपना ऑर्डर बनके यहाँ पे तैयार है। ये ट्रिक अपनी कैसे काम करती है आपको देख के मजा आ जाएगा। पहले ऊपर वाली लाइन यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो ये जो यहां पर बना था कि N N N नाइट्रोजन यहां पे कॉमन हो गया ना का, फिर फरहान से हमने FRH ले लिया कि FRH NF3 प्लस वाला ग्रुप हो गया, NR3 प्लस वाला ग्रुप हो गया, NH3 प्लस वाला ग्रुप हो गया। अब ना से अपने आया NO2 ग्रुप, सलमान से आया SO3H ग्रुप, और कौन CN से आया CN, खूबसूरत के COOH से आया COOH, और करीना से अपने पास यहां पे आया, करीना से अपने पास यहां पर आया COR ग्रुप। हेलो से मतलब हेलोजेंस की बात हो रही है, और हेलोजेंस में हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। और ये बिल्कुल एज इट इज है। OR मतलब OR ग्रुप, OH मतलब OH ग्रुप, और पहले से आया फिनाइल। तो ये अपना -I का ऑर्डर बन गया कि ना फरहान से नाइट्रोजन हमने कॉमन ले लिया, फिर FRH को निकाल लिया, NF3 ग्रुप, NR3 ग्रुप, NH3 ग्रुप, फिर ना सलमान, ना से NO2, सलमान से SO3H, कौन से CN, खूबसूरत के COOH से COOH, करीना से COR, हेलोजन से ये अपने हेलोजन आ गए, फिर OR OH, और ये अपना फिनाइल हो गया। तो ये हो गए अपने कौन से -I का ऑर्डर हो गया। अब -I की इस ट्रिक के साथ हमें एक बात और पता चल गई कि -I ये वाले ग्रुप शो करेंगे, मतलब इसके अलावा जो ग्रुप अपने आएंगे वो +I शो करेंगे। ठीक है, अब +I की ट्रिक क्या बोलती है? +I की ट्रिक में हमें थोड़ा सा क्या है, लॉजिक लगाना है ना। ट्रिक बनाने की बजाय, फालतू में ट्रिक बनाने की बजाय एक लॉजिक लगा लो। देखो अब +I का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। +I का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला लॉजिक तो यही होगा कि इलेक्ट्रॉन वही तो दे पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो पैसा डोनेट कौन कर पाएगा? जिसके पास पैसे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन वही दे पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? देखो देखने से ही पता लग रहा है कि नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले +I में हो जाएंगे। -I में हमने देखा था नेगेटिव चार्ज वाले नहीं थे, तो इनके पास नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, तो ये +I में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये वाली अपनी ऑर्डर वाली हो गई। ठीक है, अब एक लॉजिक हम क्या लगाएंगे? जितने भी अपने मिथाइल ग्रुप वाले या कार्बन वाले बोल लो, है ना, जितने भी कार्बन वाले ग्रुप आएंगे ना, वो भी अपने सारे +I में आएंगे। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा उसको कैसे डिसाइड करें? देखो जितना हैवी होगा उतना ज्यादा +I होगा। मैंने क्या बोला, है ना, एक लाइन पे ध्यान दो, जितना हैवी होगा उतना ज्यादा +I होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये देखो यहां पे कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए, 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये हैवी है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप, मतलब ये हैवी है तो इसका ज्यादा +I, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यहाँ पर T से ट्रिटियम है, D से ड्यूटीरियम है, H से हाइड्रोजन है। ये कैसे डिसाइड हुआ? मैंने बोला था जितना हैवी होगा उतना ज्यादा +I। तो ट्रिटियम क्या है? हैवी होता है, फिर ड्यूटीरियम, फिर हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, तो ये भी हमने हल्केपन पे, है ना, यहां पर कर लिया। तो ये हैवी, फिर उससे कम हैवी, फिर उससे कम हैवी, फिर उससे कम हैवी, फिर उससे कम हैवी, फिर ये सबसे लाइटर आ गया। ये अपने +I का भी ऑर्डर यहां पर हो चुका है। अब यहां पर देखो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कर रहे थे, यहां पर अपने इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर प्रेजेंट कहां पर होती है, कहां प्रेजेंट वो हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं, 3 ही ऐसे केस हैं जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है। कौन से 3 हैं? पहला कार्बोकैटायन, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा एल्कीन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहला कार्बोकैटायन, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा एल्कीन। इनके अलावा कहीं पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं हो सकती है। यहां पर बात खत्म है।
ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि कौन से ऐसे कार्बोकटायन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, या फिर कौन से ऐसे एल्कीन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। तो इसका मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं कि ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना बिल्कुल मस्ट है, जरूरी है। कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन है कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, पहली कंडीशन है अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। एटलीस्ट एक होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि ये अल्फा कार्बन क्या चीज है, अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है, तभी तो हमें बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए ना, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या फ्री रेडिकल होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, या डबल बॉन्ड होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। जहां पर आपको चार्ज दिखाई पड़ रहा है ना, उस कार्बन के ऊपर क्या करो, बॉक्स बना लो। उस कार्बन के ऊपर बॉक्स बना लो, तो उस बॉक्स से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, वो अल्फा कार्बन होगा। उससे नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। कुछ इस तरीके से हम अल्फा कार्बन देखते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हों तो वो हो जाएंगे अपने अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हमने चार्ज के केस में देख लिया। अब आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड आ जाए तो भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। कुछ नहीं करना, जैसे वहां पे चार्ज पे हमने बॉक्स बनाया था, यहां पर क्या करो, जहां पर डबल बॉन्ड दिख जाए उस पूरे एरिया के ऊपर क्या है, बॉक्स बना लो। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले पूरे एरिया के ऊपर अब बॉक्स बना लो जिसमें दोनों कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन, वही सेम रूल है, नेक्स्ट कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन। इससे आगे कार्बन होता तो वो बीटा कार्बन हो जाता ना, फिर आगे गामा और फिर ABCD कहीं तक चलते रहो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़े हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे जो 3 है नंबर में, और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे जो कितने हैं, 3 है। ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ठीक है, इसमें अगर बात करें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये हमने यहां पर चेक कर लिया। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपसे कोई पूछ ले इस वाली कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी है ये, इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो क्या करो, जहां पर चार्ज है वहां पे क्या करो, बॉक्स बना लो। अपने को क्या है, ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जहां चार्ज है वहां बॉक्स बना लो, और उससे नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 2 प्रेजेंट है तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। और यहां हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि हमने ये तो देखा ही नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बोकटायन फ्री रेडिकल एल्कीन का होना जरूरी है। ये क्या है, कार्ब अनायन है, तो इसमें आपको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, उसके लिए इनका होना जरूरी है। ठीक है, तो इस गलती से, है ना, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से चलना है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए यहां पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है, तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि कार्बोकटायन है, फ्री रेडिकल है, एल्कीन है। तो भाई ये कार्बोकटायन है या फिर ये फ्री रेडिकल है, कुछ भी मान के चलो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन ढूंढते हैं, जिस कार्बन पे चार्ज है या रेडिकल है उस पे क्या करो, बॉक्स बना लो। उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो ये अपना अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, sp3 निकल के आएगी। ये तो आसान सी बात है। ठीक है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, जिनकी संख्या कितनी है, 2। तो मिनिमम 1 होना चाहिए। इसके पास तो 2 मिल गए, मतलब बल्ले बल्ले हो गई, मतलब इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है।
ठीक है, अब यहां पर एक और देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एल्कीन, तो ये एक एल्कीन है, मतलब यहां पर पहला पेपर तो अपना पास हो गया है। फिर क्या है नेक्स्ट, अपने को ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन पे चलते हैं कि अल्फा कार्बन sp3 वाला होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन कैसे ढूंढे, कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर क्या करो, बॉक्स बना लो, दोनों कार्बन इस बॉक्स में आ जाएंगे। अब इस बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है वो क्या हुआ, अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 निकल के आएगी। अब फिर क्या है, जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी है, 3 है। मिनिमम एक चाहिए था, अपने को 3 मिल गई, मतलब इसमें भी क्या है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपसे स्टेबिलिटी का अगर क्वेश्चन पूछ ले, मान लो इन दोनों में बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ना, तो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो। अल्कीन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट हम अपनी कंडीशंस चेक करते हैं। देखो क्या करो, डबल बॉन्ड पे बॉक्स बना लो, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, बाकी सारे है ना कार्बन है ही नहीं। तो इसमें कितनी है, 3 है। इसमें चेक करते हैं, देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड पे आप बॉक्स बना लो, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, है ना। यहां पे ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें संख्या हो जाएगी 6, है ना। तो सिंपल सा फंडा है कि स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछ ली जाए स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात स्टेबिलिटी की। अब एक कई बार पूछ लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। वो क्या होगी, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का ऑपोजिट ऑर्डर लग जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए ये वाला अपना एरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम क्या है, किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने रेजोनेंस वाले टॉपिक की तरफ। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस को समझना चाहते हैं, और रेजोनेंस आखिर है क्या, हो क्या रहा है इसमें, वो भी हम देखेंगे, उसका मकसद क्या है वो भी हम यहां पर समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर कोई 20 किलोग्राम का कुछ वजन है, पत्थर है 20 किलोग्राम का, ये 20 किलोग्राम का पत्थर है, और इसे क्या करना है आपको, मान लीजिए ये आपका घर है और ये 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर आपके दोस्त का घर है। तो इस 20 किलोग्राम के पत्थर को यहां से, इस घर से, घर नंबर ए से उठा के घर नंबर बी पर लेकर जाना है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आया कि ये काम सिर्फ अकेला बंदा करे, कि एक ही बंदा है जो इसको उठाकर यहां पर ले जाए। फिर दूसरा ऑप्शन आया कि भाई दो बंदे इसको करने में लग गए, इस काम को करने में 2 बंदे लग गए, कि भाई 5 मिनट ये वजन उठा लेगा, 5 मिनट ये, फिर ये रेस्ट कर लेगा, फिर ये वजन उठा लेगा, फिर ऐसे अदला बदली करके। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आया कि 2 की जगह फिर 3 बंदे हो गए, 2 की जगह फिर ये वजन उठाने के लिए 3 बंदे आ गए, कि भाई थोड़ी सी देर ये, 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 थोड़ी सी देर ये। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि किसको ज्यादा दुख होगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तो आप आसानी से बोलोगे कि ये बंदा सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि इसको अकेले को यहां से यहां ये वजन उठा के लेके जाना पड़ रहा है ना। यहां दुख थोड़ा बट गया है, वजन थोड़ा बट गया है, तो यहां पे थोड़ा दुख कम हो गया है, और यहां पर और ज्यादा दुख कम हो गया है ना, क्योंकि वजन वो बट गया है। ठीक है, तो यही है रेजोनेंस। अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक ही बंदा वजन उठा के चल रहा है, मतलब यहां पर रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है ना। इन दोनों में दुख को बांटा जा सकता है, मतलब इन दोनों में क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है ना। फर्क क्या है कि इसमें जो रेजोनेंस की मात्रा है, इसमें रेजोनेंस की मात्रा कम है और इसमें रेजोनेंस की मात्रा ज्यादा है। और यही बंदे 4 होते तो रेजोनेंस और ज्यादा होती, 5 होते रेजोनेंस और ज्यादा होती। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कहां रेजोनेंस नहीं है, कहां रेजोनेंस है। जहां दुख बट सकता है वहां रेजोनेंस है, हाँ, और कितना दुख बटेगा तो रेजोनेंस कम है, रेजोनेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमने मकसद समझ लिया कि रेजोनेंस का मकसद क्या है, दुख
को बांटना, है ना। अब दुख क्या होता है, दुख क्या होता है, तो अपनी केमिस्ट्री में दुख होता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर रेजोनेंस में मान के चलो लोन पेयर। ये अपने दुख हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, ये अपने दुख हैं। जो इन दुख को बांट लेगा मतलब वहां रेजोनेंस प्रेजेंट है ना। जितना ज्यादा बांट लेगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस, जितना कम बांटेगा उतना कम रेजोनेंस। और अगर दुख को नहीं बांट पाएगा तो वहां पे रेजोनेंस नहीं है ना। तो ये तो हमने सीधी भाषा में बात कर ली। अब इस सीधी भाषा को थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा, आखिर हो क्या रहा है ना। तो किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है उसको चेक कैसे करना है, ये कंडीशन मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो सिंपल सी ट्रिक है चेक करने की कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या अपना लोन पेयर, जो कि दुख की बात हुई है। अगर ये कंडीशन आपको कहीं मिल जाए, मैंने क्या बोला कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, ये कंडीशन जहां भी आपको मिल जाए मतलब वहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट होती है। ये कंडीशन याद रखनी है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पर ये दुख हो गए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूं, आप बताओ उसमें रेजोनेंस है कि नहीं। इन दोनों में आपको क्वेश्चन आ गया कि स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ, स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई इसमें रेजोनेंस है या नहीं। ए सिंगल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है ना। ये जो प्लस चार्ज है ये वाला केस आ गया, इसी कार्बन के पास ये प्लस चार्ज रहने वाला है। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं। देखो ये ए फिर डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट है, मतलब ये दुख जो है वो बट सकता है, तो ये रेजोनेंस के चलते ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ और केस ले लेते हैं, इसमें बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस है या नहीं वो चेक करके बताओ। पहले ये केस देखते हैं कि भाई ए फिर डबल बॉन्ड ये बी फिर सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है। इसमें चेक करते हैं, ए ये हो जाएगा ए फिर डबल बॉन्ड बी और बी के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, तो रेजोनेंस के चलते ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लो बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। वही कंडीशन देखनी है रेजोनेंस की कि ए फिर डबल बॉन्ड ये बी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, चार्ज जो है आगे है, मतलब इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। इस केस में देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस के चलते ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेंस चेक करने का यही सिंपल सा तरीका है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो कुछ चार नाम होते हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक अलाइलिक, एक विनाइलिक, एक अराइलिक, एक बेंजाइलिक। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर रखो कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है कौन सा नॉन साइक्लिक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो बेंजाइलिक, इसके नाम में ही बेंजीन आ गया तो बेंजीन रिंग, मतलब ये साइक्लिक होगा। अराइलिक, इसको ऐसे याद रखना, इसमें आर आ गया मतलब इसमें रिंग है, मतलब ये भी रिंग वाला कंपाउंड होगा, और ये दोनों अपने क्या है ना, बिना रिंग वाले कंपाउंड है। अब देखो है क्या, यहां पर फर्क क्या है इनमें। देखो अलाइलिक और इसका और इसका कंपैरिजन होता है, इसका और इसका कैसे होता है। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब अलाइलिक में रेजोनेंस प्रेजेंट है। विनाइलिक की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड पर ही यहां चार्ज है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इधर बात करें तो बेंजाइलिक में चेक करें तो ये ए है फिर डबल बॉन्ड फिर बी फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस है। और इसमें चेक करें तो डबल बॉन्ड पर ही यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है, और बेंजाइलिक स्टेबल है ना। यहां पर याद क्या रखना है, पहले तो चारों नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि अलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, अराइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। अब कौन सा स्टेबल है, किसमें रेजोनेंस है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही लग जाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे। देखो अगर मान लीजिए इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है ना, अब रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर इसके कई बन सकते हैं ना, जिनको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमने बोला इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो हो गया क्या, आप इसको थोड़ी देर बाद देखोगे तो हमने क्या बात की थी कि दुख को बांटा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब देखा इसको तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो आपको ए पर दिखाई देगा, फिर सिंगल बॉन्ड बी, फिर डबल बॉन्ड सी, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मतलब ये जो दुख था ये बट रहा है, ए के पास भी आ गया है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये वाली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका जवाब किस तरीके से देना है, अब हम आगे वो बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहां पर मैं इतनी धांसू ट्रिक आपको बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कभी कोई क्वेश्चन आपका इस तरीके का गलत नहीं होने वाला है। तो अपनी ट्रिक क्या बोलती है, सिंपल है बॉन्ड। ट्रिक क्या बोलती है, बॉन्ड, BOND बॉन्ड। ठीक है, अब ट्रिक क्या बोलती है, सबसे पहले बी को चेक करना है ना। बी से आंसर आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर बी अपना फ्लॉप हो गया फिर आ जाना है ओ के पास। ठीक है, ओ से आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ओ भी फ्लॉप हो गया फिर एन के पास है, एन से आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, एन से आंसर नहीं आया तो डी के पास, तो डी से तो आंसर आके ही रहेगा। ठीक है, पैटर्न समझो, अपनी ट्रिक है बॉन्ड, सबसे पहले बी चेक करो, आंसर आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ओ के पास जाओ, ओ से आंसर आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो एन के पास जाओ, एन से आंसर आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो डी के पास जाओ, और डी से तो आंसर आके ही रहेगा। ठीक है, अब बी से क्या है अपना, बी से यहां पर अपना मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बी से नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात हो रही है। ओ से यहां पर बात हो रही है ऑक्टेट की, जाहिर सी बात है 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जिसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल, इनकंप्लीट ऑक्टेट वाला कम स्टेबल होगा। ठीक है, एन से यहां पर दो चीजें हैं, एक है एन से पहले आएगी न्यूट्रलिटी, फिर आएगी नेगेटिविटी, और केमिस्ट्री में नेगेटिविटी के नाम पे एक ही चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। पहले हम न्यूट्रलिटी चेक करेंगे कि जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये है कार्बन और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल है, और ये कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पॉइंट है कि देखो जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो वो नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा, और पॉजिटिव चार्ज में ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन से नफरत करेगा, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज से अब प्यार करेगा, है ना। फिर डी से आया, डी से डिस्टेंस, डी से डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या बोलता है, देखो यहां पर ये दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं नेचुरली ऐसे ही छोड़ दूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में ये पास आना चाहते हैं, तो इनको पास ही रखो। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज जो होंगे वो पास रह के खुश होंगे, क्लोजर रह के स्टेबल रहेंगे, दूर होंगे तो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम चार्ज की बात की जाए, ये तो ऑपोजिट चार्ज थे, सेम चार्ज की बात की जाए कि दो पॉजिटिव चार्ज को साथ में रख दिया जाए तो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दूर होना चाहते हैं, अवे दूर होके स्टेबल रहेंगे, पास होके अनस्टेबल रहेंगे। ठीक वैसे ही नेगेटिव का हो जाएगा, रिपेल करेंगे तो दूर होके खुश रहेंगे, पास होके दुखी रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। तो ट्रिक अपनी बॉन्ड है, और ये बॉन्ड ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए यहां पर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि बताओ भाई इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ट्रिक लगानी है बॉन्ड में सबसे पहले बी अपने को चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल है ना। इसकी बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, एक तो ये पाई बॉन्ड हो गया, एक ये पाई बॉन्ड हो गया, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 है। इसमें पाई बॉन्ड की कुछ मत देखो, चार्ज वार्ज कुछ नहीं
नहीं देखना है, सिर्फ बॉन्ड देखो। इसमें पाई बॉन्ड एक ये हो गया, सिर्फ एक ही इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है, तो इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गई। अपने को चार्ज वार्ज कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपना चलते हैं, इनमें से बताओ भाई कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अपनी ट्रिक लगा दो बॉन्ड। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें ये हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है। इसमें चेक करें तो ये वाला पाई बॉन्ड है, तो इसमें भी पाई बॉन्ड की संख्या एक है। मतलब अपना बी वाला रूल यहां पर फ्लॉप हो गया, तो बी वाला रूल फ्लॉप हो गया, तो अपने को ओ पे यानी ऑक्टेट पे जाना पड़ेगा, है ना। ऑक्टेट चेक कर लो, लगभग सबका सेम ही आ रहा है, मतलब ऑक्टेट वहां भी वही है, वहां भी वही है, तो ऑक्टेट वाला रूल भी यहां पर अपना फ्लॉप हो जाता है। फिर अपने को जाना पड़ेगा एन वाले रूल पे। एन में भी पहले न्यूट्रलिटी है कि न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इस वाले कंपाउंड पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पूरे कंपाउंड पूरे मॉलिक्यूल पे भी एक नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज इस पे भी एक नेगेटिव, इस पे भी एक नेगेटिव, मतलब चार्ज का भी यहां चक्कर नहीं है, वो भी बराबर आ गया, मतलब न्यूट्रलिटी रूल भी अपना फ्लॉप हो गया। न्यूट्रलिटी फ्लॉप हो गया, फिर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पर प्रेजेंट है। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। इसमें किस पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज किस पर रहना पसंद करेगा, खुश रहेगा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा खुश रहेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। वही रूल लगाओ अपना बॉन्ड वाला। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड 1, 2 और 3, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें चेक करें 1, 2 और 3, इसमें भी पाई बॉन्ड की संख्या 3 है। तो अपना बी वाला रूल यहां पर फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट हम ओ पे आएंगे, तो ऑक्टेट भी आपको, है ना, सेम ही मिलेगा, है ना। तो ऑक्टेट वाला भी कंप्लीट हो गया, है ना, फेल हो गया अपना। फिर एन से अपना न्यूट्रलिटी वाला देखते हैं, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इस पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चार्ज भी बराबर है, मतलब न्यूट्रलिटी वाला भी फ्लॉप हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, इस पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इस पे कार्बन पे नेगेटिव है, इस पर भी कार्बन पे नेगेटिव है, तो भाई वो भी फर्क नहीं आ रहा, चार्ज वाला फर्क भी नहीं आ रहा, वो भी सेम हो गया। मतलब अपने एन तक फ्लॉप हो चुके हैं। लास्ट बचा अपना डी, है ना। डी में क्या बोला था कि दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जितना पास होंगे उतना अच्छा है। तो इसमें दूरी कितनी है, इतनी दूरी है, और इसमें अगर दूरी की बात करें तो इतनी ज्यादा दूरी है। तो ऑपोजिट चार्ज को पास रखो, अट्रैक्शन होगी, तो जितने पास होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमरिक इफेक्ट। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अब हम जिस तरीके से मीजोमरिक इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, मुझे नहीं लगता इससे शॉर्ट तरीका, इससे फास्ट तरीका, इससे एक्यूरेट और इससे स्मार्ट तरीका कोई मीजोमरिक इफेक्ट को पढ़ने का हो सकता है। क्वेश्चन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जो भी एक्सेप्शन है, जहां पे कंफ्यूजन होती है और चीजें एग्जाम में याद भी आपको रह पाए, पूरा उस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है ना। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और एक एक चीज को ध्यान से यहां पर देखना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आएगा कि मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ेंगे कि यहां पर मान लो OH लगा हुआ है, कुछ भी है, कार्बोकटायन है, कुछ भी है, उसके रिस्पेक्टिव यहां पर ग्रुप लगे होंगे, है ना। अब पोजीशन के नाम याद कर लो, ये रिंग है अगर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। फिर भी आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो ओमपुरी याद रखना, ओमपुरी याद रखना, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रुप होंगे, या फिर यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, -M+M, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा आपको मीजोमरिक इफेक्ट का। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, देखो जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो हमने ऐसे कार्बन की चेन बनाई थी, और यहां पर हमने मान लो -I वाला फ्लोरीन यहां पर लगा दिया। अब फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। और हमने देखा
देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पर काम कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, फिर थोड़ा कमजोर हो गया यहां पर, फिर बिल्कुल ही कमजोर हो गया यहां पर, और 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, खत्म ही हो जाता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कि जैसे जैसे फ्लोरीन से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, उसका इफेक्ट कमजोर होता जा रहा है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये बात अपने को समझ में आ गई। जबकि हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, है ना, हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो देखो ऑर्थो पोजीशन इसके सबसे नजदीक है, फिर उससे दूर है मेटा, फिर सबसे दूर है पैरा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में डिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जैसा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, सेम वैसा ही मेटा पे, सेम वैसा ही पैरा पे। ये बात याद रखना कि डिस्टेंस का मीजोमेरिक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्थो हो, मेटा हो, पैरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरी बात है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाबूजी, दादाजी, परदादाजी होता है। मतलब जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट आ गया वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की कोई भी औकात नहीं होती है। मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, उससे आंसर आ गया तो आपको इंडक्टिव तक जाना ही नहीं है। बट अगर मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर ना आ पाए, है ना, इक्वल निकल जाए, बराबर निकल जाए, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इंडक्टिव पर जाना ही पड़ता है। तीसरी बात हो गई 1 2 3, है ना, ध्यान देना, एक एक चीज पे ध्यान देते हुए चलना। ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है, देखो प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे, जैसे हमने किया था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट में किया था माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, सेम वैसे ही इसमें प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन को जो देंगे, डोनेट करेंगे। माइनस एम कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन को जो विदड्रॉ करेंगे। मतलब अगर यहां पर प्लस एम ग्रुप लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, और ना माइनस एम लगा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। ये बात अपने को समझ में आ गई। डिस्टेंस की बात हम कर चुके हैं कि मान लो प्लस एम ग्रुप यहां लगा है या फिर यहां लगा है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जो शक्ति है यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी। डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और अब इसमें एक और पॉइंट, ये जो 3 चीजें हैं ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 100 तरीके की चीजें आपको, है ना, उलझा देंगी। तो इन 3 चीजों को पकड़ के चलोगे ना तो आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 3 चीज रूल बना लो, ये बिल्कुल 50 स्टार, 100 स्टार, 200 स्टार लगा लो। ये 3 आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी ही नहीं। पहली बात है, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ठीक है। M फॉर मेटा, M फॉर मीजोमेरिक, तो M बिल्कुल कैंसिल कर दो। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, मतलब इस पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट 0 हो जाता है। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर वो काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम प्लस एम माइनस एम के ग्रुप देखेंगे, है ना, वो बाद में देखेंगे, उसकी ट्रिक भी बहुत प्यारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बात समझ लो कि जहां पर CH3 ग्रुप आ जाए ना, याद रखना वो प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम में भी वो सबसे वीकेस्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वो मीजोमेरिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन में मत याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं, CH3 जो ग्रुप है वो प्लस एम, उसको प्लस एम की तरह ट्रीट करना, और उसका प्लस एम, जो प्लस एम वाले ग्रुप वाले बंदे होंगे उनमें सबसे कमजोर उसका प्लस एम इफेक्ट होगा, ये याद रखना। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हेलोजेंस होंगे, जो अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे, उनमें मीजोमेरिक इफेक्ट को देखना ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है, सिर्फ इंडक्टिव को देखना है। उनका मीजोमेरिक इफेक्ट ना के बराबर होता है, उसमें देखना ही नहीं है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके यही गलत करवाएंगे। ठीक है। ये बात अपने को समझ में यहां पर आ चुकी है ना, और ये अपनी जड़ी बूटी है, ये बहुत काम आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं और कौन से ऐसे ग्रुप हैं माइनस एम शो करते हैं, है ना, और उनके ऑर्डर को कैसे याद रखें। तो जब भी कुछ मुश्किल चीज आती है याद करने की, तब आती है केवी एजुकेशन की बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ट्रिक। सबसे पहले हम प्लस एम की ट्रिक देखने वाले। वो 2 लड़कियां एक क्लास में पढ़ती थी, है ना, बहुत प्यारी लड़की थी। जितनी भी नेहा नाम की लड़की ये वीडियो देख रही हैं उनसे थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है। तो 2 लड़कियां नेहा नाम की एक क्लास में पढ़ती थी। एक थी नेहा नेहरा, एक थी नेहा कौर, है ना, एक नेहा नेहरा, एक नेहा कौर, एक ही क्लास में पढ़ती थी, और दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम एक जैसी थी। जो क्लास के बच्चे थे वो कंफ्यूज हो जाते थे कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है। अब कैसे पता लगाएं? तो इन दोनों में से एक जो थी वो ज्यादा लड़ती
लड़ती थी, एक थी वो शांत स्वभाव की थी। तो ज्यादा लड़ती थी मतलब वो एसिडिक टाइप की थी, और जो अशांत थी वो बेसिक, है ना, एल्कलाइन टाइप की थी, है ना। तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया? पीएच के बेस पे। पीएच के बेस पे कैसे, है ना, एक एसिडिक एक बेसिक। तो यही अपनी ट्रिक है कि ओए, मैं आपको बोल रहा हूं, ओए नेहा नेहरा एंड नेहा कोर को पीएच के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है? अभी सिर्फ यहां पे जो लाल में रेड कलर में लिखा है उस पे ध्यान देना है कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कोर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कोर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। तो ये अपने प्लस एम का ऑर्डर बनके तैयार हो गया है। ओए से आया ओ नेगेटिव, नेहा से NH2 ग्रुप, नेहरा NHR ग्रुप और OR ग्रुप आ गया, नेहा से फिर NHCOR ग्रुप आ गया, फिर कोर से OCOR आ जाएगा, फिर P से फिनाइल आ जाएगा, H से हेलोजेंस आ जाएगा। ये अपना प्लस एम का ऑर्डर बनके तैयार है। ठीक है। अब यहां पर एक मजे की बात है कि माइनस एम वाले कौन से होते हैं? तो जाहिर सी बात है जो इस ट्रिक में नहीं है वो माइनस एम वाले हो जाएंगे। और माइनस एम के लिए मैं आपको एक लॉजिक और बताना चाहूंगा। देखो, ये होते हैं अपने माइनस एम वाले ग्रुप, माइनस एम वाले ग्रुप, है ना। अब यहां पे जो ये वाले हैं ना, इसको ऐसे याद रखना, अपनी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहां पर सारे क्या आ रहे हैं? एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आ रहे हैं, और ये कीटोन आ गए। ठीक है। अब यहां पर ये जो दो हैं ये याद रखना कि NO2 ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप, ये भी माइनस एम शो करते हैं। बट यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट याद रखना कि माइनस एम में जिनमें नाइट्रोजन आ जाए, मैंने क्या बोला कि माइनस एम, ये सारे ही माइनस एम हैं, माइनस एम वाले जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो स्ट्रॉन्ग माइनस एम शो करते हैं कंपेरेटिव टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दो नाइट्रोजन वाले, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, और फिर हमने क्या किया कि जिनमें नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग माइनस एम शो करेंगे, किनसे? ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है। ये बातें बिल्कुल ही अपने को समझ अच्छे से आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि बताओ कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे होगी, है ना। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, OR ग्रुप, NO2 ग्रुप पहले तो चेक करो माइनस एम है या प्लस एम है। तो अपनी ट्रिक से हम इजीली बता देंगे कि OR ग्रुप क्या है, अपना प्लस एम शो करेगा, और NO2 ग्रुप क्या करेगा, माइनस एम शो करेगा। प्लस एम मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, है ना। और हमें पता है, हमें क्या पता है, मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होता है। तो ये कौन सी पोजीशन है दोनों में? ये ऑर्थो और ये मेटा, और ये पैरा पोजीशन है। ये पैरा पोजीशन है, मतलब दोनों में ही मीजोमरिक इफेक्ट शो होगा। कैसे शो होगा? तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्लस एम वाला तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और माइनस एम वाला तो पहले ही कमी थी, इसने खींच लिए, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले तो हम क्या है, पोजीशन देख लेते हैं, ऑर्थो और ये ओमपुरी। ओमपुरी याद रखना, ऑर्थो, मेटा, पैरा। और हमें पता है मेटा पोजीशन पर, ये हमेशा याद रखना, मेटा पोजीशन पर मीजोमरिक इफेक्ट नहीं लगता है। तो इसमें मीजोमरिक इफेक्ट भाई नहीं लगेगा, है ना। और इसमें भी मीजोमरिक इफेक्ट लगेगा, इसमें भी मीजोमरिक इफेक्ट लगेगा। और किस तरीके का लगेगा वो हम देख लेते हैं, उसके बेस पे स्टेबिलिटी निकल आएगी। देखो, OR ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्लस एम वाला ग्रुप है, तो इसको इलेक्ट्रॉन, कार्बोकटायन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस एम के थ्रू ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें मीजोमरिक है ही नहीं, और ये भी प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन ज्यादा देगा? तो मीजोमरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो जितना ये देगा उतना ये देगा। तो इन दोनों का मीजोमरिक इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अरे देखो, सबसे ये बात तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है कि ये तो मीजोमरिक इफेक्ट है ही नहीं, और इन दोनों में लग रहा है तो ये तो तीसरे नंबर पर सबसे कम स्टेबल होगा। इन दोनों में रेस चल रही है। ठीक है। अब मीजोमरिक इफेक्ट दोनों का कैंसिल आउट हो गया। अब हमें आंसर, मीजोमरिक जब कैंसिल हो जाए, अब हमें इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो OR ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई शो करेगा। OR ग्रुप कैसा? माइनस आई शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पहले ही कमी है तो इसने खींच लिए, तो और
कमजोर बना देगा। अब ये पास में है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये पास में है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दूर है तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कम खींचेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ये, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट का सुख मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो इसमें पूछ लिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन जब भी आ जाए कुछ मत करो, सिर्फ H+ को भेज दो। H+ को भेज दोगे तो O नेगेटिव बच जाएगा, O नेगेटिव यहां पर बच जाएगा। अब अपने को एक तरीके से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है ना। अब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने लग जाओगे, पर मैंने आपको जो जड़ी बूटी दी थी वो आप भूल जाओगे। मैंने क्या वो जड़ी बूटी दी थी कि हैलोजेंस के अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट तो देखना ही नहीं है, तो ऑर्थो मेटा पैरा वो तो आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सोल्व करना है। इसीलिए मैं ये आपको है ना ये जड़ी बूटी दी थी। आप क्वेश्चन गलत करोगे, करो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन शो करना है। तो क्लोरीन है तो -I शो करेगा, क्लोरीन है तो -I शो करेगा, -I शो करेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज है तो उसको खींचेगा, तो ये सबसे पास है तो सबसे ज्यादा चार्ज खींचेगा, ये उससे दूर है, ये सबसे दूर है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सबसे कम ये स्टेबल हो जाएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, अब दो ऐसे स्पेशल केस हैं जहां आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मैंने बोला ना, मैंने इस तरीके से टॉपिक को कंसाइज किया है कि आपका क्वेश्चन बहुत कम चांस है गलत हो। दो ऐसे स्पेशल केस हैं जहां आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जहां याद कर लोगे चीजों को तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या है कि नाइट्रोफिनोल के अंदर और बेंजोइक एसिड के अंदर कुछ अजीब एक्टिविटी देखने को मिली। क्या मिली कि नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी और बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट पाया जाएगा। अब ये क्या चीज होती है, देखो पहले हम ऑर्थो इफेक्ट देख लेते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड क्या होगा, ऊपर COOH ग्रुप लगा होगा, कि अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो, हाँ नाम में आ रहा है ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो -M है चाहे वो +M है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ऑर्थो इफेक्ट में क्या है, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो वो उसको ज्यादा स्टेबल बना देगा। किसके कंपैरिजन में, मेटा या पैरा के कंपैरिजन में वो उसको ज्यादा स्टेबल बना देगा। ये है ऑर्थो इफेक्ट जो कि बेंजोइक एसिड में देखने को मिला। अब नाइट्रोफिनोल वाला केस देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो ये होता है नाइट्रोफिनोल, ये होता है नाइट्रोफिनोल। अब इसमें ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। अब मैं आपको बोल दूं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के बताओ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के बताओ। यहां पर इसका H गायब हो गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के बताओ, तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा। ये आपका आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, बट इसमें याद रखना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आंसर रियलिटी में जो आएगा ये आएगा। याद रखना स्पेशल केस है। कैसे याद रखना, पोम याद रखना, नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ अपना मीजोमेरिक इफेक्ट। और मैं दिल से बोल रहा हूं, बहुत मजा आया मेरे को ये रिवीजन करा के, और ऐसे ऐसे अब बहुत सारे रिवीजन आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।